राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? एकदम बढ़िया बच्चों, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। जय भोले की। हाँ यार, पता नहीं, थोड़ा कैमरे में कुछ इशू है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कभी कभार शुरू शुरू में होता है, बट ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। चलिए, दिख तो रहा है ना बच्चों, दिखने में कोई गुड प्रॉब्लम तो मॉर्निंग नहीं हो रही ना। सर। गुड दिख तो मॉर्निंग। रहा है सर। हाँ दिख तो रहा। चलिए, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करा था एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, कितने फॉर्म्स की एनर्जी होती है, सब डिस्कशन करा था, और हम लोग अल्टीमेटली पहुंच गए थे काइनेटिक एनर्जी के डिस्कशन में। सेटल हो जाइए बच्चों, जल्दी से फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी कहां से आ गया लेकिन अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अभी पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी का टॉपिक है। वर्क एनर्जी में नहीं बेटा, कोलिजन के टाइम पे आएगा, सेंटर ऑफ मास में, है ना। हम्म। चलिए, तो आइए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। हम्म। तो काइनेटिक एनर्जी कोई बच्चों डेफिनेशन बताना चाहे, फॉर्मूला तो आप सारे बता ही दोगे। डेफिनेशन कोई बताना चाहे काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी। चलिए, मैं थोड़ा सा आप लोग की मदद करता हूँ, नहीं याद रहती बच्चों डेफिनेशन, और इतनी कोई मतलब खास भी नहीं है डेफिनेशन की, आप लोग को बिल्कुल एकदम याद होनी ही चाहिए, कोई बात नहीं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो उसके मोशन की वजह से, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, फिर ये बताना पड़ेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी स्पीड, ठीक है। बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होना, कोई भी एनर्जी है वो सब बिल्कुल स्केलर ही है। डायमेंशन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल भी आपको इसमें सोचना नहीं है, सारे एनर्जी के डायमेंशन यही रहेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूल। सीजीएस यूनिट? अर्ग। अर्ग, ईआरजी, है ना। अच्छा बच्चों, ये तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा। इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, हाँ फॉर्मूला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल हो सकता है इससे ना बने कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल ना पूछे, लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन, उस पर सवाल बहुत बनेंगे। और इस फॉर्मूले का बच्चों इस्तेमाल बहुत बार होगा जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, जो मैं अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो हालांकि इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे, बात सही है, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। बच्चों, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी टॉपिक के साथ ही पढ़ाना चाहिए, वो है बच्चों रिलेशन। किसमें रिलेशन? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम बराबर mv, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनाने के लिए, दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आप m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा बच्चों हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो बेटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर तुम्हारा पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मोमेंटम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2m। तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, या इसी को बच्चों ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर आप 2m को इधर भेज दो तो लीनियर मोमेंटम बराबर हो जाएगा अंडर, हाँ, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों, इन्हीं इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सवाल पूछा जा सकता है, बट ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी में बच्चों मैं आपको एक दो लाइन लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए, एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट, एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट
due to its motion, energy of any object due to its motion is called as kinetic energy. Energy of any object due to its motion called as kinetic energy of the object. बच्चों नीचे फॉर्मूला लिख लीजिए, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर बाकी बच्चों आपकी ये इच्छा की बात है कि आप ये लिखना चाहते हो कि नहीं। जो सारी एनर्जीज के लिए वैलिड है वही काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वैलिड है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये लिखना चाहते हो कि नहीं। स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन ml2 t-2 यूनिट जूल, चाहो तो लिख लो। अगर तुम्हें याद रहता है कि नहीं यार सारी एनर्जीज का यही रहता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद बच्चों आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम हेडिंग डालना है, और ये लिख के ये दो रिलेशन लिख लेने, पी स्क्वायर बाई 2m या p बराबर अंडर रूट 2m के। हम्म, ठीक। इस पे बच्चों बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं इन दोनों फॉर्मूले पे। एक तो मैकेनिक्स में बनेंगे, फिर मैग्नेटिज्म में बनेंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स में बनेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आइए थोड़ा सा इन पे कुछ सवाल लेते हैं तो थोड़ा ठीक। आइए बच्चों इस पे एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। दिख रहा है क्या सवाल बच्चों? इस बार टाइप नहीं है, थोड़ा सा समय कम था मेरे पास तो मैंने पिक्चर ही लगा दी। दिख रहा है ना आपको लेकिन? चलिए बताइए आंसर फिर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है बच्चों। सेकंड ही होना चाहिए, एकदम सही है। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इतना समय क्यों लग रहा है। टू मासेस 1 ग्राम 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों p बराबर अंडर रूट 2 m के लगा देंगे, ठीक है। तो p1 और ये मान लीजिए p2, तो मासेस का रेशियो बच्चों 1:4 है। तो अगर इसमें m है, या मान लो आप m को 1 ग्राम रख दो, ठीक है। m को मान लीजिए आप 1 ग्राम के, और इसको रख दो 4 के। लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है बच्चों, के कैंसिल हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको 1:2 आ जाएगा। तो p1:p2 बराबर 1:2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। बच्चों सारे एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, if the momentum of a body moving in a straight line is increased by 50%, the percentage increase in its kinetic energy will be? Okay.
ओके, क्या आ रहा है आंसर बच्चों? सी ऑप्शन आ रहा है, सबका आ रहा है बच्चों सी? बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। और जिनका ना है परेशान नहीं होना, आप इस सवाल से सीख लेना, इस तरह के एक दो और है, ठीक है, उन पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, तो जो मैं थोड़ा सा एक सवाल ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, अगर किसी को तकलीफ है तो आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं। कह रहा है इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो मान लीजिए बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली मूव कर रहा है विद सम लीनियर मोमेंटम p, है ना, इसका लीनियर मोमेंटम इनिशियल p है और काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है। तो बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में अगर आप लिखना चाहोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी p² by 2m। अब कह रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसको 50% बढ़ा दिया जाता है, तो बाद में जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों, बाद में लीनियर मोमेंटम मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बाद में इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा, है ना, तो 1.5 p हो जाएगा बच्चों बढ़ने के बाद, ठीक है। कैसे? देखिए 50% ऑफ p तो 0.5 p होगा ना, 50% p का आधा, ठीक है, तो 50% ऑफ p 0.5 p होगा, और कह रहा है इतना बढ़ गया है, तो पहले से p तो था ही और इतना और बढ़ गया है, तो टोटल मिला के 1.5 p हो जाएगा। बोलिए बच्चों, क्लियर है ना सबको? अगर 50% ना बोलता, एक समझाने के लिए ले रहा हूं बच्चों, अगर 50% ना बोलता, मान लीजिए बोल देता कि 25% बढ़ा है, तो नया वाला मोमेंटम फिर कितना हो जाता? 1.25। ये बच्चों आपको तुरंत आना चाहिए, है ना, 25% बढ़ गया, और मैं मान लीजिए 50 की जगह बोल देता 75% बढ़ गया, फिर क्या लिखते आप नया वाला मोमेंटम? 1.75। तो जो कि 50% बढ़ा है बच्चों, तो 1.5 हो जाएगा नया वाला मोमेंटम, ठीक है, ठीक है। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी बच्चों k डैश अगर हम लोग लिखें तो p²/2m, तो 1.5 p होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो बच्चों 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है बच्चों। तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है वो 2.25 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पूछा गया है सवाल में द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे बच्चों? परसेंटेज इंक्रीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। तो पहले k था, बाद में 2.25 के हो गया, तो 2.25 के बाद में पहले था k, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो बच्चों 2.25 के में से k को घटाएंगे तो 1.25 के बचेगा, 1.25 के डिवाइडेड बाई के इंटू 100 कर देंगे, तो बच्चों घट के 125% का इंक्रीमेंट आएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों का सी ऑप्शन आ गया था बेटा, एक बार हाथ उठाओ तो। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों क्लियर हुआ है क्या अभी? हाँ, ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों इसको फटाफट, इसी से मिलता जुलता एक और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बदल दो स्लाइड बच्चों, अगला लगाऊं सवाल? करिए करिए करिए। ठीक, अगला सवाल देखिए, मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा डेटा का, बाकी सेम ही चीज है। ये बच्चों बहुत बार पूछा गया है, कोशिश करिए इस बार सबका सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम।
100%। ठीक, 100% इंक्रीमेंट है ना। बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं इसको। ठीक, आइए बच्चों, ठीक, आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं इसको। देखिए जरा, बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। तो मान लीजिए बच्चों कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ हम लोग के मान लेते हैं। तो कुछ स्पीड और कुछ लीनियर मोमेंटम कुछ काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल कर रहा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर 300% बढ़ जाती है तो जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 4 टाइम्स के हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 300% के में इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आप देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है बच्चों? परसेंटेज इंक्रीमेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। अब सवाल में दिया ये 300% है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में वो 3k है। तो पहले से k था और 3k का इंक्रीमेंट हो गया तो 4k हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल लीनियर मोमेंटम p था। अब अगर फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे आप अंडर रूट 2 m k डैश। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो बच्चों परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, percentage increase in momentum, it will be change in momentum divided by original momentum into 100। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल वाला लिखोगे बच्चों तो अंडर रूट 2m k डैश की जगह लिखेंगे आप 4k माइनस इनिशियल वाला लिखेंगे बच्चों तो अंडर रूट 2m k, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल लिखेंगे बच्चों तो अंडर रूट 2m k, ठीक है, इनटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। तो बच्चों देखो आप यहाँ से 2m k 2m k 2m k कैंसिल हो जाएगा, रूट 4 बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो बच्चों ये बन जाएगा 2 माइनस 1 क्योंकि यहाँ तो सब कुछ कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो बच्चों ये देखिए 2 माइनस 1 1 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 100। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बच्चों 100% होगा। अब इसमें कैलकुलेशन से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप रूट 4 को बाहर ले आइए, तो रूट 4 को बाहर ले आएंगे तो बन जाएगा अंडर रूट 2m के माइनस अंडर रूट 2m के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m के। तो आप चाहो बच्चों तो ऊपर नीचे से अंडर रूट 2m के कॉमन ले लीजिए, तो अल्टीमेटली आएगा यही। कैलकुलेशन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अंडर रूट 2m के कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा लीनियर मोमेंटम में वो 100% का इंक्रीमेंट आएगा। कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठाइए तो। वेरी गुड। और भी हैं बच्चों इस तरह के सवाल, कंप्लीट करिए फिर एक दो और करते हैं। कुछ डाउट है बच्चों तो इसमें पूछ लीजिए, बाकी इस तरह के सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपको। ठीक, हाँ हाँ समझ के करिएगा बच्चों, है ना, मतलब एकदम छाप मत दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे क्या स्टेप हो रहे हैं। ठीक, अगला देखिए बच्चों। Option. ऑप्शन बी, kinetic energy of the body becomes 4 times its initial value, the new momentum will be। तो बच्चों देखिए लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, है ना, क्योंकि p बराबर अंडर रूट 2m के, तो मास तो चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करेंगे तो लीनियर मोमेंटम डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी क्लियर है क्या बच्चों ये वाला आप सभी को? ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
अच्छा, ओके, क्या लग रहा है बच्चों? सी ऑप्शन है ना? बिल्कुल सेम ही सवाल है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका बदल गया है ना? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। एग्जैक्टली सेम सवाल है ना बच्चों? तो हाँ, इस टाइप के सवाल के लिए कई बार स्पीड को डबल या स्पीड को कर देगा, स्पीड को चेंज कर देगा लीनियर मोमेंटम, तो वहां से भी देख लीजिएगा। हालांकि स्पीड में चेंज करेगा तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ही रहेगा। चलिए, एक और सवाल देखिए। थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा बच्चों इसमें, है ना? किसी का आंसर आए तो आप बता सकते हो। ठीक, किसी थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर मैं समझ। वैसे देखिए, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो। बी ऑप्शन ठीक है, बी आ रहा है, ओके। चलिए, बच्चों मैं एक बार समझाता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मैन हुज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। तो बच्चों एक मैन है और बॉय है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन है, मास ऑफ मैन है। तो मान मास ऑफ मैन को मैं जो है m मान लेता हूं, तो मास ऑफ बॉय विल बी m/2, है ना? क्योंकि सवाल में बोला गया है अ मैन हुज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। तो मैन का मास m है, तो काइनेटिक जो बॉय का मास है वो m/2 है। अच्छा, मैन की स्पीड को बच्चों मैं vm बोल देता हूं और बॉय की स्पीड को vb बोल देता हूं, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाफ m इंटू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मैन स्क्वायर बराबर हाफ। बॉय के लिए लिखूंगा बच्चों तो m/2 इंटू स्पीड ऑफ बॉय का। अब इसमें भी देखिए बच्चों, उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, क्या कि मैन हुज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो मैन की है ना, वो बॉय की काइनेटिक एनर्जी की आधी है, ठीक है? तो एक सेकेंड, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय को बच्चों अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन बन जाएगा, है ना? क्योंकि सवाल में देखिए
अ मैन हु इज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉय है उसको आधे से डिवाइड करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन बनेगा, है ना। तो देखिए बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय लिखा है। इसमें भी बच्चों अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जीज बराबर हो जाएंगी। ये समझ में आया आपको बच्चों यहाँ तक? पहले बताओ, क्योंकि इसके बाद Yes, sir. ठीक। अब इसमें जो जो बच्चों कैंसिल हो पा रहे हैं कैंसिल कर देते हैं, 1/2 कैंसिल कर देते हैं, एम एम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय 2 है। एक रिलेशन जो बच्चों यहाँ से मिल जाए, ठीक है। चलिए अगला हिस्सा पढ़ते हैं सवाल का। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। कहता अगर मैन अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दे, यानी जो नई मैन की स्पीड हो जाए वो vm+1 हो जाए, ठीक है। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय। अगर ये अपनी 1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ा दे तो जो बॉय की काइनेटिक एनर्जी और मैन की काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो जाएगी। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी बच्चों मैन की बनेगी वो बनेगी हाफ m वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर बच्चों हम लोग यहाँ पे रख देंगे vm+1 का स्क्वायर, क्योंकि नई वाली स्पीड पहले वाले से एक ज्यादा है, और ये बराबर होगी जो बॉय की काइनेटिक एनर्जी यानी m/2 और वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। बच्चों ये समझ में आ गया आपको सेकंड वाली इक्वेशन? तो पूछा है द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉय इज। तो बॉय की स्पीड निकालना है बच्चों, तो vm को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? आप vm बराबर लिख सकते हैं vb/2। तो यहां से बच्चों कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो जाएगा हाफ कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, और vm की जगह बच्चों मैं लिख देता हूं vb/2, ठीक है। तो vb/2 +1 होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा vb² बाय, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना चाहिए, क्या लगता है आप दोनों को, आप लोगों को क्या लगता है? इस मुझे vb की वैल्यू चाहिए, क्या करना चाहिए अगला स्टेप? हाँ, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो ये vb/√2 बन जाएगा और ये बन जाएगा vb/2 +1, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा बच्चों vb/√2 माइनस vb डिवाइडेड बाई 2। 1 बराबर बच्चों vb कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1/√2 माइनस 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं बच्चों 2√2 और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 2 माइनस √2, ठीक है। पहला वाला बन रहा है, तो vb की वैल्यू बच्चों मेरे हिसाब से तो बन रहा है 2√2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2। अब इसमें बच्चों एक चीज हो सकती है कि 2 + √2 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 और 2 प्लस √2 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 यानी 2 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। √2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 बनेगा। तो अगर अब क्या बेटा, अब यहाँ से √2 फिर से कॉमन भी लेना पड़ेगा, है ना, आंसर बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से आप √2 और ब्रैकेट से बाहर निकाल दोगे तो ये 2 बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा, क्योंकि √2 + 1, तो ये बनेगा vb बराबर बी ऑप्शन बन जाएगा, बिल्कुल। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको मतलब फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन भी थोड़ी अजीब आएगी। कैलकुलेशन के बाद भी अगर आप आंसर तक भी पहुंच जाते हो तो फिर आपको रिक्वायर्ड फॉर्म बनाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। खैर, सवाल में कुछ नहीं है, नहीं नहीं कोई और तरीका नहीं है, इसमें समय लगेगा, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, कैलकुलेटिव सवाल है। बाकी काइनेटिक एनर्जी का इसमें यूज है। देखिए मैं फिर से आपको जो दो मेन इक्वेशन है जिसकी मदद से सवाल सॉल्व होगा, पहली इक्वेशन ये है, मैं थोड़ा फिर से आपको पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बता देता हूँ। बाकी बच्चों सवाल को सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। पहली इक्वेशन है कि अ मैन हु इज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। तो जो बॉय है बच्चे उसका मास m/2 है, मैन का मास m है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन को vm मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय को vb मान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि बोला गया है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन है वो हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन लिखेंगे हाफ m vm स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय लिखेंगे हाफ
एम वी बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तभी दोनों बराबर हो पाएंगे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन आया वो वीबी/2 आया। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकंड, अगर मैन अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दे, देन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द बॉय, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉय के बराबर हो जाती है। तो vm+1 का स्क्वायर बराबर हाफ एम वीबी स्क्वायर, दोनों बराबर हो गए अगर वो बढ़ा देगा 1 से। तो चूंकि हमें बॉय की स्पीड निकालनी थी, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉय, यानी वीबी की वैल्यू निकालनी थी, तो वीएम को एलिमिनेट कर दिया, वीबी की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, एक आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे बेस्ड मुझे सवाल लेना था, तो मैंने सोचा यही वाला डिस्कशन कर लें। ओके, सर। ये यहां से डिराइव किया ना, वीएम बराबर वीबी/2, तो वीएम बराबर वीबी/2। पर चले बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक, क्या बेटा, फिर से पूछे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉय की काइनेटिक एनर्जी की आधी है। मान लीजिए, एक समझाने के लिए रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय अगर 8 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन वो 4 जूल है। तो वो कैसे आएगा, जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय को 2 से डिवाइड कर देंगे ना। vm+1 को फिर से बता दूं, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई है, तो vm+1 लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई है, तो vm+1 का स्क्वायर होगा, और vm जो है वो vb/2 के बराबर है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको। बोलिए। अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, जिनका लिख गया है वर्क एनर्जी थ्योरम। जो लोग लिख चुके हैं वो अगली हेडिंग डाल दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलिए। देखिए ये जो बना है ना, 2√2 डिवाइड बाय 2 - √2, तो इसको देखिए मैं लिख देता हूँ क्या किया है। v बराबर 2 रूट, हाँ हाँ, यहाँ यहाँ पे, यहाँ से ये जो बन रहा है ना, इससे √2 बाहर निकाल लीजिए, √2 ऑलरेडी है, √2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये √2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 से √2 बाहर आएगा तो √2 बचेगा, और √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। सर वो ठीक। हम्म, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, एक दो स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, मैं लिख देता हूँ फिर से। कहाँ पे? हम्म, यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे आप दोनों साइड, ठीक है,
तो वीबी बाई 2 प्लस 1 बचेगा और यहाँ वीबी बाई रूट 2 बन जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि वीबी की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ठीक है। अब हाँ, तो आप वीबी प्लस 1 बराबर वीबी बाई रूट 2 है। चूंकि वीबी की वैल्यू निकालनी है तो सारे वीबी वाले टर्म्स एक साथ ले जाएंगे, तो इस वाले को आप इधर भेज दीजिए, तो वीबी बाई रूट 2 माइनस वीबी बाई 2 बन जाएगा बराबर 1। क्योंकि वीबी की वैल्यू चाहिए तो वीबी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बन जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई 2, एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, इसके बाद 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस रूट 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, आंसर लाने के लिए, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, मुझे भूल गया, दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ये जब भी कोई हमें रूट में या जैसे सिंप्लीफाई कर, रैशनलाइजेशन, बिल्कुल, हाँ, जो भी आप नाम दे दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम आंसर का वो फॉर्म ला सकें। तो देखो आप, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है बेटा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और b है बेटा रूट 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2 बनेगा। और न्यूमरेटर में देखिए 2 रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 है, हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 रूट 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2। तो देखिए डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2 मतलब 2, तो देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर बचेगा वीबी की वैल्यू बचेगी रूट 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट। लेकिन अभी भी देखो बच्चों हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है ना किसी से भी, तो एक और क्या करेंगे आंसर बनाने के लिए, रूट 2 और बाहर निकाल लेंगे। रूट 2 और बाहर निकालोगे तो रूट 2 इस वाले रूट 2 के साथ मिलकर 2 बन जाएगा, ठीक है। और चूंकि तुमने रूट 2 बाहर निकाला है तो इस रूट 2 की जगह 1 आ जाएगा, और 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा। तो जो इस सवाल में देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं थी, दो इक्वेशन बनानी थी, हाँ कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन के बाद फिर आंसर लाने के लिए भी थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने थे। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों हेडिंग डाल दीजिए। अब थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए, हाँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम सही स्टेटमेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, अगर आपको आंसर पता हो तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या उसमें हम सूडो फोर्स इंक्लूड करते हैं, हाँ या नहीं, मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ सर करते हैं, नहीं करते, ठीक है। क्या उसमें इंटरनल फोर्सेस इंक्लूड करते हैं, क्या उसमें कंजर्वेटिव इंक्लूड करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने काफी बढ़िया ऑलमोस्ट सारे सवालों के सही जवाब दिए। देखिए वर्क डन, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है बच्चों, ये कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। जब बच्चों हम ऑल कहते हैं, ऑल का मतलब ऑल, मतलब कैसा भी फोर्स हो, सूडो हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, किसी भी कैटेगरी का फोर्स हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फिर हम उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि इस वाले फोर्स को इंक्लूड करेंगे, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। रियल फोर्सेस हो, सूडो फोर्सेस हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सारे फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मींस ऑल फोर्सेस आर इंक्लूडेड, नो एक्सक्लूजन, कोई भी बच्चों इसमें एक्सक्लूजन नहीं है, ठीक है। जब हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना, किसी भी कैटेगरी का फोर्स हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैं थोड़ा सा इस बात पे भी चर्चा कर देता हूं कि ये आता कहां से है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है बेटा, ठीक है, ये रेस्ट पे है ना, ये रेस्ट पे है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। आपने फोर्स लगाया, ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगाया, इस ब्लॉक पे, आपके फोर्स लगाने की वजह से ये ब्लॉक कुछ s डिस्टेंस मूव कर जाता है, ठीक है।
ये ब्लॉक कुछ s डिस्टेंस मान लीजिए मूव कर जाता है और इसकी जो नई लोकेशन है वो यहाँ पे है। अब ये बच्चों चूंकि आपने कोई और फोर्स लग नहीं रहा है ना, आपने आगे की तरफ पुश किया इसको, है ना, एस डिस्प्लेसमेंट दिया, तो आगे की तरफ पुश होने की वजह से जब ये यहां पहुंचेगा बच्चों, चूंकि फोर्स लगा रहे हैं, मास है, एक्सेलरेट होगा तो यहां पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ स्पीड हो जाएगी, तो इसके पास कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ mv। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है ये उतना ही होगा जितना आपने इस पे वर्क किया है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस में आप वर्क डन निकालिए, एक ही फोर्स है बच्चों, इसको जनरलाइज कर देंगे, बाकी फोर्स बच्चों कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे तो हम लोग एक ही फोर्स लगा रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जैसे इस फोर्स का आप वर्क डन निकालेंगे तो आएगा बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना वर्क डन हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। अब इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों निकालिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल बच्चों 0 है, के फाइनल हो गया है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, अब चूंकि इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली स्पीड बच्चों इसकी v हो गई है s डिस्प्लेसमेंट चलने की वजह से, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a s। ठीक है, तो v स्क्वायर की जगह बच्चों आप रख दीजिए ट्वाइस ऑफ a s। तो यहाँ पे जहां पे v स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों वहां पे मैं ट्वाइस ऑफ a s रख दूंगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर की जगह रख देंगे बच्चों ट्वाइस ऑफ ए एस, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक बार एम ए एस आ गया। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बच्चों उसी के बराबर है कि जितना इस पे जितना वर्क किया गया है। ठीक है, बहुत एक सिंपल सा प्रूफ है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, चेंज कहते हैं, तो वो सारे फोर्सेस का वर्क डन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हालांकि मैंने बच्चों दो फोर्सेस का वर्क डन लिखा नहीं है, जैसे ये ब्लॉक इधर जा रहा है बच्चों, तो कौन से दो फोर्सेस और लग रहे हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, कोई एमजी और नॉर्मल, एब्सोल्युटली। बच्चों इनका वर्क डन क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, क्या समस्या है इनमें? जीरो वर्क होगा, है ना। देखिए आइडियली मुझे ऐसा लिखना चाहिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में देखिए एक एक्सटर्नल फोर्स का आ गया, और मुझे लिखना चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन का भी वर्क डन इंक्लूड करते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि ये दोनों जीरो हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर सेम आएगा। क्लियर है बच्चों सब, इसमें कोई डाउट है? Yes. ठीक है, तो आप बच्चों ये थोड़ा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सब नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं एक एक करके लिखवा देता हूँ। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। हाँ, नॉन जीरो भी रहेगा, दे रखा है। फ्रिक्शन लिखा हुआ है या स्टैटिक जोड़ा हुआ है? स्टैटिक कह रहा है, रुकिए थोड़ा मुझे सोचने दीजिए कि नॉन जीरो किस केस में। लेकिन बेटा जो वर्क डन है वो फ्रेम पे भी डिपेंड करेगा, मैंने इनर्शियल फ्रेम से कह दिया। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है, उसमें फ्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा था ना, कि फ्रेम बोला था, देख लीजिए एक बार। ठीक है ठीक है, फ्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा था ना। ठीक है ठीक, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या बेटा? ठीक, ठीक, मुझे इसमें थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए, बोलूं, नोट करके लिख लीजिए। Yes, sir. वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस includes work done by all forces includes जो मैंने क्या बोला था एक बार लाइन फिर से स्टेटमेंट थोड़ा भूल गया क्या बोला मैंने work done by all forces includes all kinds of forces work done by all forces includes work done by all kinds of forces ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बच्चों इन ब्रैकेट internal external internal external work done by all forces includes all kind of forces includes all kinds of forces ब्रैकेट में लिख लीजिए internal external conservative non conservative pseudo लिख लिया बच्चों सबने अगला पॉइंट लिखिए बच्चों if work done on the object is negative if work done on the object is negative if work done on the object is negative it will decrease kinetic energy if work done on the object is negative it will decrease kinetic energy comma for positive work for positive work for positive work kinetic energy will increase for positive work kinetic energy will increase लिख लिया बच्चों सबने चलिए कुछ सवाल करते हैं बच्चों तो थोड़ा सा तुम्हें अंदाजा लगेगा कि क्या सर याला नहीं हो क्या नहीं हुआ अच्छा ये अभी आप लोग नहीं लिख रहे क्या कर रहे थे बच्चों आप लोग गया चलिए चलिए जो लोग नहीं लिखे हैं, बच्चों जल्दी से लिखिए इसको लिखना है आपको अच्छा मैं एक बच्चे ने किसी ने पूछा था कि सर स्टैटिक वर्क डन के स्टैटिक फ्रिक्शन के वर्क डन के बारे में क्या कहना है तो बच्चों जैसे देखो अगर आपको फ्रेम दे है ना जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ ये मैंने शायद क्लास में भी आपके साथ डिस्कशन किया था बच्चों एक ट्रक है और एक ट्रक पे एक बॉक्स है ठीक है ट्रक पे एक बॉक्स है बच्चों कुछ इस तरह से है ना ये बॉक्स रखा हुआ है तो अब ये ट्रक बच्चों आगे की तरफ जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन है ना कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इस बॉक्स ये जो 2 किलो का बॉक्स है इसके आगे जाने का कारण क्या है तो बच्चों इसके आगे जाने का कारण है फ्रिक्शन मानते हो ये सारे है ना कुछ हाँ अब कोई बच्चा देखिए ग्राउंड पे खड़ा है कोई पर्सन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है और एक पर्सन ट्रक के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है तो ट्रक के रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा कारण क्या है बच्चों कि ट्रक के रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 क्यों होगा ट्रक के रेस्पेक्ट में
डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एब्सोल्युटली, क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन कैसा, है ना। लेकिन बच्चों अगर आप ग्राउंड वाले बंदे से पूछेंगे, है ना, ग्राउंड वाले बंदे से, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन आगे लग रहा है और ब्लॉक आगे डिस्प्लेस भी हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन नॉन जीरो आ जाएगा। तो एक्चुअली ये हाँ डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से आप देख रहे हैं। तो अगर फ्रेम मेंशन नहीं किया है तो सेफर एक्सप्लेनेशन है कि आप उसको बोले कि जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो, क्योंकि इस फ्रेम से जीरो है और ग्राउंड फ्रेम से नॉन जीरो है। ये जो ट्रक, ये वाले ट्रक पे बोल रहे हो आप? हाँ, देखिए स्टैटिक का मतलब बेटा ये नहीं है कि रुका है या चल रहा है। एक बार फिर से अम, थोड़ा-सा थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस सिचुएशन को। देखिए, मान लीजिए ये है, आप ट्रक वाले बंदे से पूछेंगे, तो कहेगा कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर आप ग्राउंड वाले बंदे से बोलेंगे, तो ग्राउंड वाला बंदा ये कहेगा ठीक है, ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन उसको आगे लेके जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन जो लग रहा है वो स्टैटिक ही है नेचर में, क्योंकि जो 2 सरफेसेस कॉन्टैक्ट में, मतलब ट्रक की सरफेस और ब्लॉक की सरफेस, इनमें किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन, तो इससे पूछेंगे ये भी स्टैटिक ही आंसर करेगा, इससे पूछेंगे ये भी स्टैटिक ही आंसर करेगा। स्टैटिक कब नहीं लगता है? जब जो कॉन्टैक्ट वाली ब्लॉक्स, जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होती हैं, वो आपस में स्लिप कर जाएँ। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का आंसर स्टैटिक फ्रिक्शन ही है और ट्रक वाले फ्रेम में वर्क डन 0 है, ग्राउंड वाले फ्रेम में वर्क डन है ना? चलिए बच्चों, एक सवाल करते हैं, इस पे थोड़ा-सा आपको आइडिया लगेगा। देखिए, बहुत आसान है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। सबके आंसर आने चाहिए सही। ठीक है, क्या आंसर है बेटा? बहुत डाँट पड़ेगी तुमको। कैसे वेक्टर फॉर्म में आंसर कर, काइनेटिक एनर्जी तो वेक्टर होती है ना। तुम लोग सारे लोग कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो आज? बताओ बच्चों आंसर। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। आ रही है? 7.2 ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? एक ही आंसर आया अभी तक। 6 आ रहा है। और बताइए 6 7.2 6 जूल वाला 6 जूल अच्छा चलिए। बच्चों बहुत ही बेहद आसान सवाल 7.2 आ रहा है, ठीक है। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जो कि हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वी फाइनल वी इनिशियल, तो बच्चों वी फाइनल की वैल्यू दी हुई है आपके पास, तो इसकी आप अगर वी फाइनल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 4, क्या बच्चों 40 आ रहा है तुम लोग का रूट अंडर 40? हाँ, तो वी फाइनल की जगह बच्चों रख देंगे हाफ, एम की वैल्यू हो जाएगी 0.8 और वी फाइनल का स्क्वायर मतलब 40, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए 20, 8 दूनी 16, क्या 16 जूल आ रहा है बच्चों फाइनल वाला? इनिशियल स्पीड आप निकालेंगे तो वी इनिशियल बच्चों 5 आ जाएगा, बिल्कुल 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो हाफ एम हो जाएगा बच्चों 0.8, वी इनिशियल का स्क्वायर यानी 25, अब 25 अट्ठे 200, 200 बटे 2, बच्चों ये बन जाएगा तुम्हारा 10 जूल, ठीक है ना। Yes, sir. अब
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल 6 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. कितने लोगों का सही था, हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड। बच्चों ये देखिए आसानतम सवाल है, इससे आसान नहीं बनेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग, हाँ बोलिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर से बोलिए, आवाज नहीं समझ में आई आपकी, क्या कह रहे हैं आप? डेल्टा वी निकाल के फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल गलत आ जाएगा बच्चे। आप देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, यही है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब, है ना? आप क्या कर रहे हैं, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में अंतर तो है ही, है ना? ठीक ठीक, आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल करें। क्या लिख रहे हो बेटा आप इतनी देर तक, पूरा सवाल नोट कर रहे हो क्या? चलिए अगला करते हैं सवाल, बोलिए बोलिए। ये बच्चों देखिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बच्चों लगेगा। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड, तो बच्चों इसका मतलब आपको फोर्स निकालना है ना, कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा। रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। 3.5, 3.5 बोल रहे बेटा आप, ओके। और बच्चों बताइए, जिनका भी आंसर आ जाए बता दीजिए, कोई बात नहीं, सही गलत का परवाह मत करिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग। 31,500, 3150, यूनिट्स का ध्यान रख लिया है ना आप लोगों ने बुलेट के वेट का? ठीक ठीक ठीक, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, जल्दी से डिस्कशन करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल, न्यूटन में आपको बताना है आंसर, तो जो एसआई यूनिट में नहीं है आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन होगा, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन, चूंकि काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में लग रहा होगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा तो वर्क डन आ जाएगा। कितने बच्चों का हो गया बेटा, एक बार हाथ उठाइए तो।
गुड। कैलकुलेशन हो सकती है बच्चों, बाकी सवाल का कॉन्सेप्ट 3150। ठीक ठीक। चलिए बच्चों, डिस्कशन कर देता हूं मैं। अच्छा बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला आप लोगों ने, तो क्या हाफ एम, एम का मतलब बच्चों 10 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और वी स्क्वायर मतलब बच्चों 64 इंटू 10 के पावर 4। ठीक है, तो एक कैंसिल कर दीजिए, एक दो, ये कैंसिल होके दो बचेगा बच्चों, ये कैंसिल कर दीजिए 32। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों, क्या आप लोगों की भी 3200 जूल आ रही थी? ये ये आ रहा है ना बच्चों 3200 जूल इनिशियल, या नहीं आया है? ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो एक बार फिर से हाफ एम 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू वी स्क्वायर, मतलब बच्चों 10 के पावर 4 कर लीजिए। ठीक है, तो एक से ये कैंसिल कर दीजिए, एक दो दो, ये बचेगा तुम्हारा 100, 100 डिवाइड बाय 2 50। बच्चों आप लोगों ने फोर्स नहीं, अच्छा हाँ फोर्स वही आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3200 बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल। आया क्या तुम लोग कभी यही? अब बच्चों देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल बच्चों 50 है, के इनिशियल 3200 है। तो देखिए बच्चों, यहां से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो -3150 आ रहा है। ठीक है, अब ये निगेटिव साइन आपको बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर रेजिस्टिव है, वो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने वाला है। हाँ, तो बच्चों आप नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, डायरेक्शन नहीं बता रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो वो डायरेक्शन की तो बात नहीं होगी। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जो वर्क करने वाला फोर्स है उसका नेचर रेजिस्टिव है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। तो जैसे बच्चों ये देखिए, मड वॉल से जब ये बुलेट पास हो रही होगी तो बुलेट की वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, और जो मड है वो पीछे की तरफ इस पे रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो इसके मोशन को रोकना चाहेगा। तो अगर अब मैं, चूंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, और बच्चों cos 180 डिग्री -1 बराबर -3150। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है ना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो रेजिस्टिव फोर्स बच्चों आपका 3150 न्यूटन ही आ जाएगा। कुछ डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए, कितने बच्चों का सही आ गया था हाथ उठा दीजिए एक बार। कम बच्चों का भाई? ठीक, मुश्किल लग रहा था क्या बच्चों ये सवाल आपको? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम्म, बोलिए बेटा। कर सकते हैं वही चीज। हाँ हाँ, नहीं सेम चीज है, कर सकते हैं। देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी मड वॉल में जाने से पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 3200 आएगा, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे। जब वो निकल जाएगी बाहर तो हाफ एम वी स्क्वायर फिर से करेंगे, तो बाहर जाने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 50 जूल आएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल यानी 50 माइनस 3200, ये करेंगे तो -3150 आएगा। नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर डिसिपेटिव है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स है। हमें नहीं पता कितना है, तो मान लेते हैं कुछ एफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फोर्स पीछे की तरफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आप सीधा सीधा रेजिस्टिव फोर्स 3150 आ जाएगा। ठीक, आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो देखिए रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो फोर्स पीछे है ना, और ये बुलेट पे फोर्स पीछे हो गया, डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट आगे क्योंकि बुलेट आगे जा रही है ना, और रेजिस्टिव फोर्स पीछे लगेगा तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो एफ एस कॉस 180, एफ एस कॉस 180। एक और सवाल करते बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बच्चों ये 2 मिस प्रिंट है, 2 का कोई मतलब नहीं है। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड पूछा। बच्चों कॉन्सेप्ट यही लगेगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये आ रहा है। बाकी लोग भी बच्चों बताइए भाई आंसर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन ए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों निकालना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑप्शन ए आ रहा है। गुड गुड गुड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चों आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड चाहिए। गुड गुड। ठीक, अयोध्या पाठशाला से कोई बच्चों मुझे समझाएगा इस बार कि कैसे करना है सवाल इसको? कोई भी बताना चाहे अयोध्या पाठशाला से, कैसे किया जाए बेटा ये? समझाइए। चलिए मथुरा पाठशाला से बताइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए बच्चों पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, कई बार इस तरह के सवाल आएंगे। मैं एक और लूंगा अभी कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपसे वर्क डन पूछा गया, तो आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब बच्चों हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है। फिर हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वर्क डन निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी कब कैसे मिल पाएगी बच्चों? तो देखिए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी बचेगी बच्चों t बराबर 0 पे, जो कि 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों t बराबर 4 पे। सर आपको कैसे पता 0 और 4 लेना है? सवाल में बोला गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना वर्क किया गया है। तो 0 पे बच्चों वेलोसिटी 0 है, 4 सेकंड में बच्चों 8 अल्फा हो जाएगी, है ना, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? तो ये बच्चों 8 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के पास वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, फॉर्मूले में रख दो, वर्क डन बराबर हाफ, और मास की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी 30 ग्राम है, तो 30 डिवाइड बाय 1000, ब्रैकेट में जाएगा v फाइनल का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बच्चों 64, ठीक है, कैंसिल कर दो 0, और 2 से कैंसिल करोगे 32, 32 तिहाई 96, 96 डिवाइड बाय 100, 0.96 जूल आ जाए, पहला वाला ऑप्शन आ जाए। कितने बच्चों ने कर लिया था सॉल्व? हाथ उठाइए बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों आएंगे, है ना, कुछ सवाल आपको डायरेक्ट वेलोसिटी दे देंगे, है ना, कुछ में आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे पिछले 2 सवाल जो जो हम लोगों ने किए उसमें डायरेक्ट वेलोसिटीज पता थी, है ना, इसमें आपको निकालनी पड़ी है। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। बोलिए बेटा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए आपने क्या लगाया, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ डॉट डी एस, है ना, एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस? हाँ, मैंने इसके लिए कंडीशन बताई थी, वो कब वैलिड होता है बेटा एफ डॉट एस? हाँ, आप अच्छा इसमें मुझे लग
एक सेकंड बच्चों, एक एक करके मैं थोड़ा सा इनका आंसर कर दूं, पहले मुझे देखने दो। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो वेलोसिटी है, टाइम का फंक्शन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, आना तो चाहिए बेटा आपका। डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे निकाला? t बराबर 0 पे रखा, मतलब t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा, और t बराबर 4 पे जो पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी अल्फा 16 हो जाएगी, है ना। और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा बच्चे 2 अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू चूंकि 1 है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। मास कितना है? 30 ग्राम है, तो 30 डिवाइड बाई 1000 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 और अल्फा की वैल्यू आ तो रहा है बेटा। वो अल्फा है बेटा, वो एक्सेलरेशन नहीं है, अल्फा है वो। नहीं नहीं नहीं, यूनिट तो इसलिए है ताकि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप रखेंगे ना, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल होकर मीटर बनेगा। वो तो यूनिट एडजस्ट करने के लिए दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आएगा, उससे भी आ जाएगा। देखो 16 दूनी 32, 96 डिवाइड बाई 100.96। क्लियर है बच्चों? बताओ जल्दी से। एक सवाल और ले लिया जाए इसी पे। ठीक है, देखो जरा। बच्चों इस बार सबका सही आना चाहिए भाई, है ना। बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है सवाल में दम। मैं आपको समय देता हूं। जिनका हो जाए वो आंसर नहीं बताइएगा, बस बता दीजिएगा सर कंप्लीट हो। आंसर मत बताइएगा। ओके बच्चों, आपको लगता है तो मैं 1 मिनट और वेट कर लूंगा? ठीक, आपको चाहिए बच्चों तो मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, 30 सेकेंड। लेकिन सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, है ना। 2-3 सवाल हो गए, काफी प्रैक्टिस हो गई, अब निकलना चाहिए खुद से रिजल्ट। ठीक है, 10 सेकेंड और वेट करते हैं बच्चों, फिर मैं। ठीक, देखिए बच्चों, सवाल में बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम, है ना। तो मास बच्चों इसका हो गया 0.5 kg, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी। देखिए वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 0 to 4। तो बच्चों वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो देखिए आप इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे x बराबर 4 रख के, तो b की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 0.25 और फिर 4 रखेंगे बच्चों x की जगह, तो 4 के पावर 5/2। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 0.25 को 1/4 लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर कर दो बेटा, है ना। और 5/2 पहले से ही है, तो ये कैंसिल होके 32 बन जाएगा, है ना, 2 के पावर 5। तो 1/4 इंटू 2 के पावर 5 बच्चों 32 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 8 बन जाएगा, है ना। तो 4 पे जो स्पीड है बच्चों वो 8 मीटर पर सेकेंड है। तो वर्क डन बराबर आप हाफ मास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना बच्चों। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही है। तो हाफ और मास की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1/2 है, और फाइनल स्पीड का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 0 बच्चों, कैंसिल करोगे तो 16 जूल आ रहा है। डी ऑप्शन आएगा, दिल्ली। कितने बच्चों का आ गया था? हाथ उठाओ। ठीक है, समझ में भी आया है बच्चों आप लोगों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये सब? नोट करिए जल्दी से बच्चों। ये वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है,
इसीलिए मैं इस पे थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस ले रहा हूं। बोलिए। देखिए बच्चों ये सुन लीजिए, देखिए पहले भी आप लोग कंफ्यूज कर गए थे इसके साथ। देखिए ये जो कांस्टेंट के साथ ये जो यूनिट्स लिखी रहती है ना, सवाल हल करने के लिए इनका कोई मतलब नहीं होता। इन यूनिट्स का देने का केवल मतलब इतना है कि देखिए जैसे v बराबर बी एक्स के पावर 5/2 है, तो जब मैं b को यूनिट के साथ यहाँ पे रखूं और ये जो x है जो कि मीटर है इसकी यूनिट रखूं, तो सब कुछ सिंप्लीफाई होके जो राइट हैंड साइड की यूनिट बननी चाहिए वो मीटर पर सेकेंड बननी चाहिए, है ना, ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट के साथ बैलेंस कर पाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जो कांस्टेंट के यूनिट होते हैं उनका केवल मकसद ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यूनिट बैलेंस हो पाए। आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कांस्टेंट की यूनिट पे। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं इस पे। हम्म। एक और बच्चों इसी टाइप का है, थोड़ा सा आइए देखते हैं उसको भी। थोड़ा सा बच्चों कुछ मिस प्रिंट है तो मैं हटा देता हूँ, पहले आप ये टी स्क्वायर को माइंड मत, बॉडी ऑफ मास सीखिए। बच्चों ये 3 नहीं है, ये एस है। विद एस इन मीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन 0 to 2? हो भी गया। बाकी बच्चों भाई इस बार सही आए सबका, ये लगभग तीसरा या चौथा सवाल सेम पैटर्न का। ओके क्या मैच क्या आ रहा है आप ऑप्शन? 2.6। ओके ठीक। हल्द्वानी पाठशाला से कोई समझाएगा बच्चों कैसे किया है? हल्द्वानी पाठशाला से कोई बताना चाहेगा? हाँ बलिया से समझाइए। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा कुछ आपका बन जाएगा, वेलोसिटी यानी 2/3t बन जाएगा। अब t बराबर 0 से t बराबर 2, तो बेटा t बराबर 0 पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और जब आप t बराबर 2 रखेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। हाँ, अब चेंज चूंकि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m, m की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 है, और v फाइनल का स्क्वायर यानी 16/9 माइनस v इनिशियल का स्क्वायर 0। बच्चों जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/2, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8, तो 8/3 आ जाएगा ना। तो 8 तो 3 दूनी 6, 2.6 जूल, है ना। डी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। एमएएस से निकालेंगे तो भी आएगा, बट बच्चों मैं हमेशा नहीं बोलूंगा आपको एमएएस से निकालिए, उसका कारण ये है देखिए अभी मैच कर रहा है क्योंकि आप अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं इसी सवाल में बस एक छोटा सा चेंज कर लूं कि s बराबर मैं लिख दूं t³/3, अब बेटा एमएएस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें सतर्क होकर करिए करिए अगर आपको मैं उसका कारण बता देता हूं, 2 बार डिफरेंशिएट करिए, अगर कांस्टेंट मिल रहा है तो फिर आप एमएएस लगा दीजिए, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एमएएस काम करेगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर एमएएस काम नहीं करेगा, फिर आप अगर करना है तो फिर उसको फिर इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। तो लगाइए आप एमएएस, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा ये देखते हुए कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो एमएएस काम नहीं करेगा।
आ जाइए बच्चों, कुछ और सवाल करते हैं। अब बच्चों कुछ ऐसी कैटेगरी के सवाल करेंगे जहां पर डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा सवाल देख के कि वर्क डन या चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है नहीं लगानी है। जैसे जितने भी अभी तक इससे पहले वाले सवाल किए थे उसमें आपको सिंपल सिंपल भाई इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, वर्क डन पूछा गया तो आपको स्पीड्स दिख रही हैं, वर्क डन पूछा गया है तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसे सवाल होते हैं बच्चों जैसे कि एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया गया, एक ब्लॉक को फ्रिक्शन वाली सरफेस में नीचे बॉल स्लाइड करके ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है। तो कुछ इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे डायरेक्ट आपको हिंट नहीं लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, लेकिन वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। तो बच्चों जो अगले सवाल मैं कराने वाला हूं आपको उसमें कुछ स्टेप्स का आप ध्यान रखिएगा। पहले कि जहां से मोशन शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना बच्चों, जहां मोशन शुरू हो रहा है उसको आप इनिशियल बोल दीजिए, ठीक है, जहां से मोशन शुरू हो रहा है इनिशियल, और जहां मोशन खत्म हो रहा है वो फाइनल, ठीक है। इनिशियल स्टेट में बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी, फाइनल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी। तो जहां से मोशन शुरू हो गया वो इनिशियल, जहां मोशन खत्म हो रहा है वो फाइनल। इनिशियल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों मोशन के दौरान, ठीक है, या तो आप इनिशियल स्टेट ले लो या फाइनल स्टेट ले लो या बीच का कोई पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो और ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों आपको बता देगी कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है, बीच में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके जितने फोर्सेस आ रहे हैं उन सब का वर्क डन लिखना है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखना है और फिर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के आपके पास कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4। इनिशियल स्टेट आइडेंटिफाई करनी है, जहां से मोशन शुरू हो रहा है वहां की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, जहां पे मोशन खत्म हो रहा है वहां की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट या मोशन के दौरान किसी पॉइंट पे ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का वर्क डन इस साइड लिखना है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है बच्चों अभी आपको इतना क्लियर ना हो, मैं एक सवाल लेता हूं, उस सवाल से आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। एक सेकंड बच्चों, है ना। ये देखिए बच्चों, करिए सवाल। देखिए और भी आप इसमें लगा सकते हैं, दूसरे भी एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करें आप। बहुत सिंपल सा सवाल है बट वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई कीजिए प्लीज, और कोई मेथड मत लगाइए। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? अच्छा बच्चों इसमें 1.25 के दो ऑप्शन है, तो मैं थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई कर दूं, एक माइनस है और एक प्लस वाला है। ओके, डी ऑप्शन, ठीक। बच्चों देखिए बहुत ही आसान सा सवाल, एक ब्लॉक है, इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाता है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ब्लॉक का मास गिवन है 100 ग्राम। पूछा है कि जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बताओ इस पूरे प्रोसेस में जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लौट के नीचे आ रहा है उसके बारे में बात नहीं की गई है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर वाली जर्नी में वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है। तो बच्चों जहां मोशन शुरू हो गया वो के इनिशियल हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जहां मोशन खत्म हो रहा है बच्चों फाइनल स्टेट हो गई, फाइनल स्टेट में बच्चों स्पीड जीरो यानी के फाइनल जीरो, ठीक है। तो सवाल पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब मोशन के दौरान चाहे तो आप इनिशियल स्टेट में ड्रॉ कर लो या फाइनल स्टेट में या मोशन के किसी बीच में, किसी पॉइंट बीच में, तो बच्चों देखिए केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, है ना। उस ग्रेविटी का ही वर्क डन आएगा और कोई फोर्सेस लग नहीं रहे हैं तो किसी का और किसी का फोर्स आएगा नहीं। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी। सवाल में वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है बच्चों, के फाइनल जीरो है, के इनिशियल अगर आप यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 2 5/4 आ रहा है क्या बेटा?
हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा -1.25। क्लियर है क्या बच्चों? अब इसमें आप देखिए बहुत ज्यादा दूसरे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है उसका नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों कि आप इसको थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करो क्योंकि उसी का प्रैक्टिस चल रहा है अभी। एक और सवाल लेते हैं बच्चों, देखिए जरा। अलीगढ़ पाठशाला, माइक बंद कर लीजिए भाई। अब रुक जाओ बच्चे, ये कर लो सवाल। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताना है बच्चों, तो इनिशियल आइडेंटिफाई करना है, फाइनल आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे वो लिखना है। 250 कितना रहा बेटा? 250 प्लस माइनस -750। ओके ओके, 1000 जूल प्लस माइनस +250 -750 और 1000 बेटा जिन्होंने बताया वो प्लस बोल रहे हैं 1000 या -1000? +250। ओके ठीक ठीक। चलिए बच्चों, एक्सप्लेन करूं क्या मैं सवाल को? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा? एक बार हाथ उठाइए तो मुझे अंदाजा लग जाए थोड़ा सा। ठीक है, अयोध्या पाठशाला कितने बच्चों का हो गया अयोध्या में? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, डिस्कशन करते हैं। सवाल में बोला गया है अ 5 kg बॉल व्हेन फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर का मतलब बच्चों की जो ये 5 किलो की बॉल है वो किसी हाइट पे रखी हुई थी और उस हाइट से नीचे गिरना शुरू करती है। ठीक है, और कितना नीचे गिर जाती है बच्चों? 20 मीटर नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये 20 मीटर नीचे गिर जाती है बॉल। ठीक है, तो बच्चों जहां से शुरुआत हो रही है वो के इनिशियल, क्योंकि वहां से रिलीज करी गई है बॉल को। ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया गया है। अब बॉल व्हेन फॉल्स थ्रू, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। जब बच्चों यहाँ पे पहुंच जाती है, फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट में आप लिखेंगे हाफ एम पी स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड आ जाती है बच्चों, यानी 100, 500/2 यानी 250 जूल। बच्चों मानते हो ये बात? अब फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बोला गया है, यानी बीच में एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा बच्चों। जैसे बीच में आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। मानते हो बात? और एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होगा बच्चों। सर आपको कैसे पता चल गया एयर रेजिस्टेंस लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस लगेगा बच्चों, उसका कारण ये है, पहली चीज तो आपसे सवाल ही में पूछ दिया है। अगर नहीं लगता तो फिर एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन तो 0 हो जाता ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक और मैं आपको कारण दूंगा जिससे समझ में आएगा कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो फिलहाल बच्चों इतने ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमें पता है कि लिखना चाहिए के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे दो हैं, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 250, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0 और वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिएगा तो m इंटू जी। देखिए बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिएगा तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 20 मीटर। मानते हो? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हमसे सवाल में पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, तो बेटा ये आ जाएगा 250 और ये बच्चों मुझे दिख रहा है कि 50,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये 1000 जूल प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। बेटा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा 250 माइनस 1000, आंसर आ जाएगा -750 जूल। कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठाइए तो। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनिए बच्चों कि सर एयर रेजिस्टेंस कैसे है? तो पहली चीज तो सवाल में आपसे पूछा है कि भाई वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताइए, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस है। दूसरा बच्चों, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता और 5 किलो की गेंद को आप 20 मीटर तक आने देते तो यहां पे पहुंचते पहुंचते उसके पास
1000 जूल एनर्जी होती, क्योंकि ग्रेविटी 1000 जूल वर्क करेगा तो 1000 होती, पर है क्या बच्चों 1000 नहीं, बच रही है 250। 1000 में से 250 बची, यानी 750 जूल, 750 जूल वाज टेकन बाय एयर रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स होता है, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम कर ले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को ले जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पे? हाँ बोलिए। इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल के क्या करेंगे आप? लेकिन आपको एयर रेजिस्टेंस कहां से आएगा? ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगा दोगे, फिर क्या करोगे आप? हाँ, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5। हाँ हाँ, ठीक है। नेट, लेकिन यार नेट एक्सेलरेशन में ग्रेविटी माइनस होके आ रहा है ना। अगर आपको रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकालना ही है, ठीक है, तो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन आप ऐसे निकालो कि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से केवल एक्सेलरेशन निकालो, नेट मत निकालो, ठीक है। अब इसका एक मैच कर रहा है आंसर, ठीक है, इसका एक मैं आपको वो बताता हूं निगेटिव, कि अब सवाल में ये तो नहीं पता ना कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट मान के चलो, ठीक है, मैच कर रहा है क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट माना होगा, पर एयर रेजिस्टेंस जो सच में लगता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड नीचे बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कांस्टेंट मान के सॉल्व करना, फिर से एमएएस लगाना डायरेक्ट सही नहीं रहेगा। मैच कर रहा है अच्छी बात है, बाकी इस वाले में जो ये मेथड है ना, इससे एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा आंसर आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो खैर, बोलिए। क्योंकि जब आप राइट हैंड साइड लिखते हो ना वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ना। तो इंक्लूड तो आपको सारे फोर्सेस करने ही पड़ेंगे। अब उसमें एक कंपोनेंट, सारे फोर्सेस का वर्क डन इंक्लूड करेंगे तो ग्रेविटी का भी आएगा, एयर रेजिस्टेंस का भी आएगा, कोई और फोर्स होता तो उसका भी आ जाता, है ना। बच्चों एक और करेंगे इसी टाइप का, थोड़ा ध्यान से करिएगा। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब वो जिधर भी फेंकिए आप, वो हमेशा अपोज करेगा मोशन, है ना। आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फिर एयर रेजिस्टेंस नीचे आने लग जाएगा, है ना। कौन सी स्लाइड लगा दूं भैया? यही वाली? ये वाली? बच्चों अगला सवाल है, करिए। बच्चों एक बार फिर से बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, प्लीज इसको सीरियसली सॉल्व करिएगा, है ना। इनिशियल स्टेट पहचानना है, फाइनल स्टेट पहचानना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लिखने हैं, जो जो फोर्सेस आपको लग रहा है कि लग रहे होंगे। बीच में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए अगर आप श्योर नहीं है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। समय लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट जितना आपको लग रहा है लगाइए, लेकिन सही निकालिए।
बच्चों और किसी के भी कितना आ रहा है बेटा? 40 40 न्यूटन 40 मीटर क्या आ रहा है? 40 ओके ओके 30 सेकंड और वेट करते हैं बच्चों, फिर समझाता हूँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 50.5 ठीक चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 50.5 2.5 बोल रहे हैं, ओके 2.5 देखते हैं बच्चों। Box of mass 10 kg is projected up an inclined plane from its foot with a speed of 20 meter per second as shown in the figure. The coefficient of friction between the box and plane is 0.5. Find distance traveled by the box on the plane before it stops for the first time. तो बच्चों जब ये पहली बार जाके रुके टॉप पे, है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा हमें ये निकालना है। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों मुझे दिख रहा है जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास है बच्चों 10 और वी स्क्वायर बच्चों मतलब 400, तो ये हो जाएगा 4000 बटे तो 2000 जूल बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो हमारे पास के इनिशियल आ गया, के फाइनल आ गया दोनों सिचुएशन के लिए। अब उसके बाद वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो बच्चों देखिए इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले तो ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, और बताइए बच्चों। नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल सही बात है, और बताइए बेटा। फ्रिक्शन लगेगा, सही बात है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउनवर्ड्स लगेगा ना। यस सर फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो गया। अब इन सब का वर्क डन लिखना पड़ेगा, तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में हमारे पास आएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, बच्चों वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल सबसे पहले बता दो कितना हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 नहीं हो। क्यों 0 नहीं होगा? देखिए ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इधर, जो सारे जानते हो कैसे निकालते हैं, mgh भी कह सकते हैं बच्चे, या तो फिर आप एक ये वाला कंपोनेंट ले लीजिए mg sin थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें दी है क्या सवाल में? नहीं। अच्छा एक सेकंड, पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स ऑन द, अच्छा मुझे लग रहा है थीटा देना चाहिए, खैर देखते हैं बच्चों, है ना। थीटा देना चाहिए, बात सही है, क्योंकि बिना थीटा के हम दो जगह फंस जाएंगे। एक तो यहाँ ग्रेविटी का वर्क डन निकालने में तकलीफ होगी, और जब फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे उसमें तकलीफ होगी। मेरे हिसाब से वो शायद भूल गए लिखना, कोई बात नहीं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्स mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री, सही है ना। वर्क डन बाय नॉर्मल हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और लिखना है बच्चों। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा? म्यू mg cos थीटा लिखना पड़ेगा, सही है ना बच्चों। ये तो फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? s माना है हम लोगों ने, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बच्चों देखो तो पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो ये बच्चों -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आ गए। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या बेटा? बताइए। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस mg sin थीटा s, तो ये बच्चों ये टोटल अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा, मैं थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 37 डिग्री लेता हूँ, बिना थीटा के हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो तुम लोग का भी बच्चों अगर सॉल्व किया होगा तो थीटा फंस रहा होगा, थीटा की वैल्यू अटक रहे होगे तुम लोग भी, है ना। तो देखिए m की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 10
और g है 10, साइन 37 हो जाएगा 3/5। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चों हमें निकालना है और इसके लगेगा आगे साइन माइनस, क्योंकि और बच्चों यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो 1/2 ले लेते हैं। m की वैल्यू है बच्चों 10, g की वैल्यू है 10, cos 37 हो गया 4/5, s की वैल्यू हमें निकालनी है -1। ठीक है बच्चों, देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा तुम्हारा -60s। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप लोग भी थोड़ा सा देखना, 3 दूनी 6 और ये 10, तो -60s। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये 5 2, ये बन जाएगा आपका 2 से और 2 कैंसिल कर दो तो -40s। ठीक है बच्चों, ये वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी -60s -40s आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों फाइनल 0 है, इनिशियल 2000 है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे बच्चों -2000 बराबर आ जाएगा ये बच्चों -100s। ठीक है, -100s, -100 है बच्चों, 1 2 1 2 माइनस से माइनस कैंसिल, s बराबर आ जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है तो ये पार्टिकल 20 मीटर ऊपर जाके रुक जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है बेटा? ये थोड़ा सा गड़बड़ थी, थीटा की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे देनी चाहिए थी। अगर बच्चों लेकिन आप इतना भी लिख लिए थे ना, है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग हाँ बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों। कल तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नहीं नहीं कैसे किया आपने? देखिए, मैं अगर ये 37 डिग्री की जगह अगर मैं 53 कर दूंगा तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू 30 डिग्री कर दूंगा तो आंसर बदल जाएगा। तो वो एक्चुअली एंगल पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ, और अगर आप थर्ड लॉ नहीं, हाँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी सवाल हो सकता है। नेट एक्सेलरेशन आप डाउनवर्ड निकाल लीजिए, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा, फाइनल स्पीड 0, चल स्पीड हो जाएगा उससे। ओके, हाँ बोलिए। ओके ओके, नहीं बच्चे, यही मैं आप लोग को समझ, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया है? 3t² प्लस 2t, ऐसा है? 3t क्यूब है ना? नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, मैंने इसीलिए जब एफ डॉट एस आपको बताया था ना, तो उसमें बोला था कि फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे ना 2 बार तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो फिर नहीं लगा पाएंगे ना एफ डॉट एस डायरेक्ट। फिर आप बताओ, अब तो आपको बताना चाहिए बेटा इसका आंसर कि कैसे होगा, मतलब आज की क्लास के बाद तो आपको करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा सकते हो बताओ? एक बार डिफरेंशिएट कर दें। हाँ, अरे बहुत, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालोगे ना बेटा। बिल्कुल आ जाएगा।